हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी रिसेप्टर आर्ट की। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम ह्यूमन स्टमक के बारे में, मतलब मानव आमाशय के बारे में बात करेंगे। उसकी संरचना क्या होती है, उसकी कार्यविधि क्या होती है, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कि स्टमक में कौन कौन से डिसऑर्डर होने वाले होते हैं या फिर कौन से मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, स्टमक की जो बीमारियां हैं, आमाशय की बीमारियां हैं कौन कौन सी होती हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई आमाशय के बारे में ना, स्टमक के बारे में। अब थोड़ा सा आप ये समझना कि जो स्टमक है आपका, जिसको हम हिंदी में आमाशय बोलते हैं, ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, ठीक है। अगर इसके हम शेप की बात करें, आकार की बात करें, तो जे जो लेटर आपका एबीसीडी में होता है ना, जे लेटर के हिसाब से जे लेटर होता है आपका एबीसीडी में, उस हिसाब से कुछ ये बना होता है, ठीक है। जीआईडी सिस्टम का ऑर्गन है, जे शेप का होता है और इसके जो मेजर 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम एंड पाइलोरस। 5 मेजर पार्ट इन ह्यूमन स्टमक, ठीक है। अब थोड़ा सा आप ये समझ लो, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपका अपर एब्डोमेन में होता है और लेफ्ट साइड में होगा। अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारा लेफ्ट साइड कौन सा है भाई? लेफ्ट साइड ही होगा। अपर एब्डोमेन मतलब पेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे मतलब ये हमारा अपर साइड होगा ना, तो इस साइड में हमारा स्टमक लगा होता है, आमाशय लगा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे। आप पहले इसके नाम देख लीजिए। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ईसोफेगस, ठीक है, ईसोफेगस लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिया स्पिंक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ है फंडस, ये लिखा हुआ है ग्रेटर कर्वेचर, एंड ये हमने लिखा हुआ है बॉडी, ये एंट्रम लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये तो नाम वाली बात हो गई भाई। अब भाई हम ईसोफेगस के आगे हम लगा देते हैं यहाँ पे ओरल कैविटी। क्या लगा दिया हमने? ये लगा दिया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से हम क्या खा रहे हैं? हम खा रहे हैं पनीर, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि हमारी बॉडी में डाइजेशन कैसे हो रहा है, और स्पेशली स्टमक का, ह्यूमन स्टमक में जो आपका ह्यूमन स्टमक है उसका डाइजेशन में क्या रोल है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये हमारा पूरा स्टमक है, आमाशय, और आमाशय से जुड़ा हुआ है आपका ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रासनाल। जो आपकी ये ट्यूब है ना, मतलब ओरल कैविटी से स्टमक का जो बीच का डिस्टेंस है, उसमें एक नली लगी हुई है जिससे हम खाना लेते हैं। ओरल खाना खाते हैं तो स्टमक तक पहुंचता है, उसी नली को बोला गया है ईसोफेगस। उसी कैनाल को हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर ग्रास नली। अब ग्रास नली से कौन जुड़ा हुआ है? उससे जुड़ा हुआ है हमारा ओरल कैविटी या फिर माउथ, मुंह, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पनीर को एज ए फूड मान लिया। हमने क्या किया, पनीर को फूड मान लिया, खाना मान लिया। आपने पनीर को खाया ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी से कहाँ गया भाई? हमने मुंह से पनीर खाया, अभी ग्रास नली में पहुंचा, ठीक है, जिसको हम ईसोफेगस बोल रहे हैं। अब हमारा पनीर पहुंच गया ईसोफेगस में। अब क्या होगा, ईसोफेगस से कहां जाएगा? अब वो स्टमक के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। ईसोफेगस से हमारा स्टमक के अंदर एंट्री करेगा, ठीक है। अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस वन, ये हमारा ईसोफेगस है, ठीक है। अब जब भी कोई फूड पार्टिकल या फिर जो पनीर का टुकड़ा हमने लिया है, वो आपका सबसे पहले एंट्री करेगा कार्डिया स्पिंक्टर, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे स्पिंक्टर लगा हुआ है, दिस वन, ठीक है, कार्डिया रीजन या फिर कार्डियक स्पिंक्टर। अब जो कार्डियक स्पिंक्टर होते हैं, उनका काम ये होता है कि जो आपने पनीर का टुकड़ा लिया हुआ है, ठीक है, ईसोफेगस से आपका पनीर आ गया स्टमक के अंदर, ठीक है, ये पनीर है हमारा, पनीर के टुकड़े हैं, ठीक है। अब जो आपका पनीर का टुकड़ा स्टमक के अंदर आया हुआ है, अब वो बाहर, अब वो दोबारा रिफ्लेक्स ना करे, कहां पे? आपका ईसोफेगस में ना पहुंचे, इसलिए यहां पे लगा है स्पिंक्टर, जिसको हम बोलते हैं कार्डिया स्पिंक्टर। ये हमने नहीं लगाया, ना ही आपने लगाया, ये किसने लगाया है? ये लगाया है गॉड ने। ये हमारी बॉडी की नेचुरल फिनोमिना है, बाय गॉड गिवन है, ठीक है, गॉड गिवन प्रोसेस है हमारी। अब क्या हुआ, फूड पार्टिकल हमारा पनीर कार्डिया स्पिंक्टर को क्रॉस करके हमारा पहुंच गया स्टमक के अंदर। अब क्या हुआ, स्टमक के अंदर हमारा आ गया बॉडी में। अभी जो पनीर का टुकड़ा है वो आ गया बॉडी के पास। अब ये जो बॉडी का पार्ट है ना, स्टमक का सबसे जो बड़ा लार्जेस्ट रीजन है, लार्जेस्ट लोकेशन है, वो आपकी है बॉडी, स्टमक की बॉडी, ठीक है।
अब देखो, जब ये फूड यहाँ से आया तो कुछ गैसेस बनेंगी, वहां पे कुछ रिएक्शंस होंगी, इन्वॉल्वमेंट होगा, गैसेस रिलीज होंगी। अब जो हमारा फंडस है, फंडस का काम होता है कलेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक गैसेस, ठीक है। स्पेशली फंडस का काम क्या होगा, जो ड्यूरिंग डाइजेशन में गैसेस रिलीज हो रही हैं, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनको ये कलेक्ट करेगा। फंडस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। बात इतनी समझ में आ गई। कार्डियक स्फिंक्टर से हमारा बॉडी के पास आ गया। बॉडी हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा पोर्शन कवर करता है पूरे स्टमक का। अब ये जो हमारा फूड पार्टिकल है भाई, ये ब्रेकडाउन होगा, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन होगा, मिक्सिंग होगी, इसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते रहते हैं, सेगमेंटेशन होता रहता है। मतलब जो पार्टिकल है उसको और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करना, उनको तोड़ना, जिससे आपका प्रॉपर डाइजेशन हो पाए और जो पनीर में आपका न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके ब्लड तक पहुंच पाए। ऐसा सच रहेगा तो नहीं पहुंचेगा। जो प्रोटीन्स हैं उसको ब्रेक डाउन करना है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना है, बहुत सारे एंजाइमेटिक यहाँ पे रिएक्शंस होते हैं जिससे हमारा फूड पार्टिकल ब्रेक होता है और आगे प्रोसीड होता है। अब ये हमारा पनीर का टुकड़ा आ गया बॉडी में। बॉडी का मेजर काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें जो स्टोरेज है लगभग 2 से 4 घंटा, 2 से 3 घंटा, ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि जो स्टमक का साइज है ना वो भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। डिपेंड करता है भाई कौन कितना खाना खा रहा है। भाई कोई मोटा आदमी है तो देखा गया है स्टमक का साइज थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई डाइट कम ले रहा है तो थोड़ा सा उनका साइज कम होता है। तो बॉडी का क्या मेजर फंक्शन है कि स्टोरेज ऑफ फूड पार्टिकल्स या फिर फूड। अब क्या हुआ, फूड को आगे भी बढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि केवल यहीं पड़ा रहेगा। बाई चांस अगर ये यहीं पड़ा रहता है तो आपको भूख नहीं लगेगी, मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब जब आपने ईसोफेगस से कार्डियक स्फिंक्टर और ये हमारा बॉडी तक आया तो कैसे आ रहा है, मतलब जो हमारा फूड है वो ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन्वॉल्व है, सेगमेंटेशन मूवमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। नीचे से ऊपर नहीं चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है मूवमेंट हमारा, ठीक है। अब बॉडी के बाद क्या हुआ, अब हमारा आ गया एंट्रम। जो हमारे पास है एंट्रम रीजन है आपका स्टमक का, यहां तक पहुंच गया। यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, मतलब बहुत तगड़ी वाली मिक्सिंग होगी फूड की, काइम बनेगा, एक लुगदी बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, जब स्टमक को लगेगा नहीं भाई पूरा काम हो गया है, लुगदी बन गई है, उसकी काइम बन गई है, हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, प्रॉपर उसमें रिएक्शंस हो गए हैं, स्टमक बोलेगा अब पूरा काम हो गया है, जो भी हमने खाया था पनीर का टुकड़ा, अब इस पार्टिकल को, इस फूड को आगे की तरफ बढ़ाया जाए। अब क्या होगा, एंट्रम रीजन से आपका जो फूड है वो पहुंचेगा पायलोरस या फिर पायलोरिक स्फिंक्टर। पायलोरस रीजन में ही आपका पायलोरिक स्फिंक्टर होते हैं। अब यहां पे जो पायलोरिक स्फिंक्टर लगे हुए हैं, कार्डियक स्फिंक्टर आपने देखा यहां पे क्या था, जो फूड पार्टिकल अंदर आ गया है वो मतलब वापस न जा पाए ना। अब यहां पे लगा हुआ है पायलोरिक स्फिंक्टर। अब देखो इसका क्या काम होता है भाई, हमारा पनीर कार्डियक स्फिंक्टर से आया हमारा बॉडी में, बॉडी से आया एंट्रम में, एंट्रम रीजन से आया पायलोरस रीजन में, पायलोरस रीजन के बाद हमारा आ गया स्फिंक्टर, मतलब फूड को नीचे की तरफ निकलना है भाई। ओरल खाते हैं और एनस के थ्रू निकलता है, यही तो होता है प्रोसेस। कभी ऐसा तो नहीं होता है कि उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। ओरल से एनस की तरफ उसका प्रोसेस होता है। अब हमारा एंट्रम रीजन से पायलोरिक रीजन में आ गया। अब यहाँ पे भी स्फिंक्टर लगा हुआ है। अब इस स्फिंक्टर का काम है कि जो हमारा फूड पार्टिकल है अब वो वापस दोबारा ना पहुंचे। दोबारा अगर पहुंचना होगा तो कहां पहुंचेगा, पायलोरस रीजन में पहुंच सकता है, एंट्रम रीजन में पहुंच सकता है, यही तो पहुंचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना है, गॉड गिवन प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। हमारा प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। अब फूड पार्टिकल हमारा आ गया, पायलोरिक स्फिंक्टर के पास आ गया। पायलोरिक स्फिंक्टर ने क्या किया, उस फूड पार्टिकल को, उस पनीर को ड्यूडेनम के पास भेज दिया, ठीक है। जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पार्ट है, ड्यूडेनम के पास भेज दिया, कह दिया अब तुम जाओ, अब तुम्हें बॉडी से बाहर निकलना है। अब भाई जब वो ड्यूडेनम के पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचा, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, उसके बाद वो एनस के थ्रू बाहर निकल गया। ये प्रोसेस हमारा होता है फूड का। लार्ज इंटेस्टाइन के पास आया, ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा एनस में और बाहर निकल गया। ये आपका प्रोसेस इसकी है फिजियोलॉजी
कि मतलब जो फूड है वो कैसे हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जो पूरा स्टमक है। अब देखो इसमें और एक चीज समझ लीजिए, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये जो है ना, ये पोर्शन इसका ये साइज में बड़ा होता है कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये हमारा राइट पोर्शन है, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये हमारा है राइट पोर्शन। ठीक है, तो जो लेफ्ट पोर्शन है वो बड़ा होता है, उसका कर्वेचर बड़ा होता है अगर हम कंपेयर करें राइट कर्वेचर से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। बात करें भाई, पूरे स्टमक में हमारे बहुत सारी सेल्स हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के पास बहुत सारी सेल्स होती हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन हमें याद वही रखना है जिनका रोल सिग्निफिकेंटली डाइजेशन में हेल्प है, किसी बीमारी को प्रमोट कर रही है, किसी ड्रग के साथ इंटरेक्शंस कर रही हैं, या फिर कोई ड्रग वहां पे बाइंड हो रही है, उन्हीं सेल्स को हम याद रखते हैं, उन्हीं चीजों को हम याद रखते हैं। ठीक है, तो मेजर जो इनके पास है वो है हमारी 4 तरह की सेल्स हैं। कौन कौन सी हैं? म्यूकस सेल्स है इनके पास, पैराइटल सेल्स है, ठीक है, चीफ सेल्स है, और है जी सेल्स। मेजर 4 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन स्टमक। ऐसे तो बहुत सारी हैं, ये नहीं बोल सकते कि केवल 4 ही होती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन 4 बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करती हैं, इसलिए हम 4 को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बात करें भाई म्यूकस सेल्स, अब क्या होता है, म्यूकस सेल का जो रिलीज होता है, जो सिक्रेशंस होते हैं, वो स्पेशली म्यूकस को रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो म्यूकस होता है उसका पीएच अल्कलाइन होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर इस म्यूकस का पीएच एसिडिक हो जाए तो क्या होगा? मतलब पेप्टिक अल्सर के चांस बढ़ जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें बीमारी होने लगेगी, इरोजन्स होने लगेंगे, स्टमक की लाइनिंग होने लगेगी ना। तो इसलिए जो म्यूकस है उसका पीएच हमारा अल्कलाइन है, बेसिक होना चाहिए। अब जो म्यूकस का कंपोनेंट है, जो इसकी कंपोजिशन है, उसमें सबसे ज्यादा आपको मिलता है पानी। म्यूकस में नियरली 80 to 95% आपको पानी मिलेगा, पॉलीमर्स मिलेंगे, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स आपके प्रोटीन के मिलते हैं। सेकंड हमारे पास है पैराइटल सेल। अब जो पैराइटल सेल का काम है मोस्टली है वो रिलीज ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑलवेज रिलीज फ्रॉम पैराइटल सेल्स। अब HCl का सबसे अच्छा काम क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो आपका पनीर आ रहा था तो उसको कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? उसको ब्रेक डाउन कर रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। और इसके अलावा जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग खा लेते हैं खाने के साथ, जैसे मान लो आपने सब्जी खाया, चावल खाया, रोटी खाया, तो उसके साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, तो उनको भी कौन किल कर रहा है? उनको किल कर रहा है आपका HCl। और HCl का बहुत अच्छा फीचर है कि बहुत सारी स्टडी में देखा गया है कि स्टमक के अंदर कोई मेटल चला जाता है ना, बहुत ज्यादा हैवी मेटल नहीं, ऐसे नॉर्मल अगर कोई मेटल का पार्टिकल चला जाता है तो जो HCl है ना उसको डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, तो ये भी एक इसका फीचर है। अगर हम चीफ सेल्स की बात करें तो ये रिलीज करती हैं पेप्सिन, और पेप्सिन का आपका काम होता है स्पेशली ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। क्लियर? जी सेल्स ऑलवेज रिलीज गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन का क्या काम है? गैस्ट्रिन आपके HCl को ट्रिगर करती हैं। ठीक है, गैस्ट्रिन रिलीज होगा तो कहीं ना कहीं HCl भी प्रमोट होने लगता है, और इसके अलावा ये आपकी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब होता है जो मूवमेंट है, मतलब जो आपका स्टमक में फूड है उसको मूवमेंट कराएगा, नीचे की तरफ भेजेगा, कहेगा जाओ तुम्हारा काम हो गया, अब यहां से निकलो ना। तो दिस इज गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब मूवमेंट जो होना है वहां पे, तो वो काम होता है आपका जी सेल्स का। तो अब देखेंगे हम स्टमक के अंदर कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मोस्टली 2 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं स्टमक के अंदर। एक तो आपका है पैरास्टाइलसिस मूवमेंट होता है, दूसरा होता है आपका सेगमेंटेशन, जिसको हम बोलते हैं मिक्सिंग। ठीक है, तो पैरास्टाइलसिस मूवमेंट को थोड़ा सा समझना। वेव लाइक एक सीरीज होती है जिसमें पैरास्टाइलसिस और सेगमेंटेशन होता है। अब प्रयास करना थोड़ा समझने का। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, दिस वन, पनीर का टुकड़ा आपका पड़ा हुआ है ना। अब ये देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये यहाँ पे रिलैक्स हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, कुछ इस तरह की प्रोसेस चलती है। रिलैक्सेशन का मतलब ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट है अभी, ठीक है, रिलैक्सेशन ऐसे हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ। मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायमीटर कम हो जाता है, उसका सिकुड़ जाता है, और जब रिलैक्स, ऐसे आप मुट्ठी समझ लीजिए, जैसे अब ये कॉन्ट्रैक्ट है,
जो आपकी मुट्ठी है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर रिलैक्स हो गई। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास जो मूवमेंट है वो है सेगमेंटेशन या फिर मिक्सिंग। ठीक है, अब ये मूवमेंट होते क्यों, आपने सोचा है क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम फूड ले रहे हैं ना उसको नीचे भेजना है। अगर मूवमेंट नहीं होंगे तो फूड वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। कोई ये तो है नहीं कि हम मोटर लगा दें स्टमक के अंदर कि हवा से प्रेशर भर दें, कि कोई नली डाल दें एयर की कि जिससे नीचे पास हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है ना। हमारा नेचुरल प्रोसेस है, तो गॉड ने वहां से मशीनरी फिट करके भेजा है, मूवमेंट को क्रिएट करके भेजा है कि आप खाना खाओगे तो नीचे की तरफ हो जाएगा। इसीलिए इन मूवमेंट का होना बहुत जरूरी होता है ना। तो पेरिस्टाल्सिस आपको समझ में आ गया। अब बात करें हम सेगमेंटेशन या फिर मिक्सिंग की। अब मिक्सिंग के केस में क्या है, सेम वही है। अब देखो वेव थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ठीक है, हम दोनों ही इसके जो मूवमेंट है उनसे खाना आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है ना, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। दोनों का काम करने का तरीका है सेगमेंटेशन और पेरिस्टाल्सिस का थोड़ा सा अलग है। लाइक ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है, दिस वन रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन एंड फिर कॉन्ट्रैक्शन ना। जैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, कॉन्ट्रैक्ट है भी, रिलैक्स हो गई, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। ठीक है, तो उस तरीके से कुछ हमारा स्टमक के अंदर मूवमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे खाना आपका नीचे की तरफ बढ़ता है। अब बात करें कि जो स्टमक में लेयर होती हैं कितनी सतह होती है, तो मेजोरिटी में जो आपकी सतह है उसकी जो लेयर है वो 4 लेयर है। कौन कौन सी लेयर है? म्यूकोसल लेयर होती है, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इसके अलावा होता है सिरोसा। इसके नाम याद कर, इसका तरीका नाम याद करने का है MS। ठीक है, MS के नाम से याद रखना है, या फिर M² S²। ठीक है, मतलब मस्कुलरिस मतलब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड सिरोसा एंड आपका सब म्यूकोसा। क्लियर, चाहे जैसे आप याद कर लो, जैसे आपको सही लगे। अब बात करें हम म्यूकस लेयर की। अब जो आपकी म्यूकस लेयर है वो सबसे इनर लाइनिंग होती है स्टमक की। क्लियर, अगर हम बात करें सब म्यूकोसा की, जो सब म्यूकोसा है, जो सब म्यूकोसा लेयर है आपकी, उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं और नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स होती हैं, तभी तो हम जब कुछ सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो स्टमक में आपका एसिड रिलीज होने लगता है। सोचते हैं तभी तो हमें भूख लगती है ना, तभी तो वहाँ पे गैस्ट्रिन और एसिड रिलीज होते हैं कि हमें अब स्टमक अलाउ करता है, चलो भाई अब खाना दिया जाए, पनीर खाया जाए, पिज्जा खाया जाए, बर्गर खाया जाए, जो भी है। तो नर्व सेल्स तो होंगी वहाँ पे ना। इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट म्यूकोसा, मतलब पहले म्यूकोसा लेयर होती है। चलो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे ये मान लो म्यूकोसा लेयर हो गई, इसके ऊपर से हमारी है सब म्यूकोसा। ठीक है, जो हमारी म्यूकोसा सब म्यूकोसा लेयर है वो म्यूकस जो म्यूकोसा लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कवर अप किया हुआ है उसने। जो तीसरी हमारे पास लेयर है वो क्या है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना लेयर है। जी क्या करती है? ये एक तरह की प्राइमरी मसल है स्टमक की। ठीक है, दिस इज प्राइमरी मसल ऑफ योर स्टमक। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी एक मस्कुलर आपकी लेयर है, इसके अंदर भी 3 टाइप्स की लेयर होती हैं। ठीक है, इट हैज 3 layers दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, कौन कौन सी लेयर है? लॉन्गिट्यूडनल लेयर है इनके पास, मिडिल लेयर है, मिडिल सर्कुलर, या फिर इनर ऑब्लिक लेयर। ठीक है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल एंड इनर ऑब्लिक लेयर, ये इसके 3 लेयर है। लास्ट की जो आपके पास है वो है सिरोसा। अब बात करें भाई, जो सिरोसा है वो क्या करता है? इट इज लेयर ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर योर स्टमक। मतलब जो आपका स्टमक है ना, उस पर जो लेयर बननी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उसको कर रहा है आपका सिरोसा लेयर। मतलब अगर हम बात कहें कि जो कवरिंग है उसकी कवरिंग कर रहा है आपका सिरोसा, और प्रोटेक्शन दिला रहा है पूरे स्टमक को, वो दिला रहा है आपका सिरोसा लेयर। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टमक की फंक्शंस की, और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं स्टमक के अंदर, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे ना। अगर हम बात करें भाई स्टमक का फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो जो पहला फंक्शन है, इसका पहला कार्य है वो है फूड स्टोर टेम्परेरी। टेम्परेरी वर्ड इसलिए ऐड किया है कि अभी हमने इसकी फिजियोलॉजी देखी थी और इसके काम करने का तरीका देखा था, तो हमने क्या बताया था कि जो बॉडी है बहुत लंबे टाइम तक फूड स्टोर नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने सुबह खाया हो शाम तक खाना ऐसे ही रखा रहेगा ना, उसका ड्यूरेशन 3 से 4 घंटे हो सकता है, थोड़ा सा वेरी अप डाउन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फूड स्टोरेज है
वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है। उसके बाद फिर बॉडी से आपका एंट्रम रीजन, पाइलोरस रीजन, फिर नीचे ड्यूडेनम, इंटेस्टाइन, उसके बाद एनस तक चला जाता है ना। सेकंड की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मिक्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये भी पता है आपको, ब्रेक डाउन होगा फूड पार्टिकल्स का, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनका ब्रेक डाउन होगा, मिक्सिंग होगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना, तो ये भी होता है उसके बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टाल्सिस और सेगमेंटेशन ना। अब जो तीसरा हमारे पास है प्रोड्यूस एंजाइम, लाइक आपका पेप्सिन था, गैस्ट्रिन था, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं। चौथा हमारे पास है प्रोड्यूस एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है? वो आपका करता है HCl। HCl क्या होता है भाई? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब भी हम खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कर जाता है, क्योंकि एनवायरमेंट में बहुत सारे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु रहते हैं, तो वो भी अंदर जाते हैं खाने के साथ ना, तो उनको किल करता है आपका HCl, ठीक है। पांचवा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम फूड। जो हम खाने से विटामिन B12 ले रहे हैं अपने खाने में, उसका एब्जॉर्प्शन भी स्टमक कराता है। क्लियर? अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 6, तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी, मतलब जो गैस्ट्रिक आपका कंटेंट है उसका मूवमेंट भी करता है। मूवमेंट करेगा तभी तो नीचे जाएगा ना ड्यूडेनम के पास। जो हमारा 7 पॉइंट है डिसॉल्व मेटल्स हेल्प बाय HCl। जो मेटल्स डिसॉल्व का हाइपोथेसिस है, बहुत सारे रिसर्च में देखा गया है कि आप कुछ शॉर्ट मेटल्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स, शॉर्ट पार्टिकल्स कुछ मेटल्स के अगर आपके स्टमक में चले जाते हैं तो वो भी डिसॉल्व कर देता है आपका HCl। क्लियर? लेकिन आपको प्रैक्टिकल नहीं करना है। अब बात करें कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं स्टमक के, तो पहला आपका है GERD, मतलब गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं ओरल से कहाँ पहुंचा था? ईसोफेगस के बाद कार्डियक स्फिंक्टर के पास पहुंचा था, उसके बाद हमारा बॉडी के पास पहुंचा था। अब जो कार्डियक स्फिंक्टर, आप ऐसे समझ लीजिए लाइक आपका यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा हुआ है, आपने खाना लिया, अब वो स्टमक के अंदर आ गया ना, इसको क्रॉस करके स्टमक के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर आ गया। अब ये खाना दोबारा ना जाए यहाँ पे वापस ईसोफेगस के पास, तब तो ठीक है। लेकिन यही जो फूड कंटेंट है आपका दोबारा रिवर्स होने लगता है ईसोफेगस की तरफ, उसी को बोलते हैं हम GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या फिर डिसऑर्डर। ठीक है, बात करें सेकंड की, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लेमेशन की दिक्कत आती है। तीसरा हमारा है गैस्ट्रिक अल्सर्स। समटाइम्स क्या होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है। गैस्ट्रिन का रिलीज ज़्यादा बढ़ जाए, फिर HCl का रिलीज ज़्यादा बढ़ जाए ना, तो पैप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। चौथा हमारा है गैस्ट्रोपैरासिस। इसमें क्या होता है, आपके जो स्टमक के अंदर नर्व्स होती हैं, मसल्स होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करा रही हैं, वो डैमेज होने लगती है ना। अब जो फिफ्थ नंबर है इंडाइजेशन, लाइक आपका खाना पाचन नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, ब्लॉटिंग हो रही है ना, या फिर हम बात करें हार्ट बर्न हो रहा है आपका, तो उसको इंडाइजेशन के कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट नंबर 6 हमारा हो गया, या फिर आपके स्टमक में किसी भी तरह का कैंसर हो जाए। तो दीज आर वेल नोन डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। आई होप आपने फंक्शन और डिसऑर्डर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी स्टमक की बहुत अच्छे से समझ ली होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।